बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी के अंतर्गत आज मैं आपको रीढ़ की हड्डी एकांकी का परिचय प्रदान करूंगी। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर का यह एक सामाजिक एकांकी है जिसमें एकांकीकार ने स्त्री शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित किया है। यहाँ उन्होंने यह भी बताया है कि आज समाज में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो स्त्री को मात्र घरेलू कामकाज करने वाली एक सहायक के रूप में ही देखते हैं। उसका स्थान घर की चार दीवारी के अंदर ही वह समझते हैं। स्त्रियों को उच्च शिक्षा दिलाना या उनकी उच्च शिक्षा के महत्व को स्वीकार करना बहुत से लोगों के लिए आज भी संभव नहीं हो सका है, क्योंकि वह पुराने विचारों के हैं और आज भी रूढ़ियों में फंसे हुए हैं। आज अपने घर के लिए वो सुंदर बहू लाना चाहते हैं, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी बहू लाने के पक्ष में नहीं है। उनको लगता है कि ऐसी लड़कियां बहुत नाज नखरे वाली होती हैं और उनको संभालना कठिन होता है। इस प्रकार वह स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व को ही नकार देते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा से उनको वंचित रखते हुए इसके पक्ष में अनेक तर्क देते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी इसी तरह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित एकांकी है। जगदीश चंद्र माथुर ने इस एकांकी में सामाजिक विशेषताओं को बड़े ही कलात्मक सामाजिक विषमता को बड़े ही कलात्मक ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है। ये एक व्यंग प्रधान एकांकी भी है। व्यंग के माध्यम से इन्होंने समाज की इस बुराई पर प्रहार किया है। इसकी कथा इस प्रकार है कि इसमें जो प्रमुख पात्र हैं, लड़की का पिता है जिसका नाम है राम स्वरूप, लड़की है उमा, प्रेमा उसकी माता का नाम है, और एक लड़का है शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद जो उमा को देखने के लिए आते हैं। समाज में लड़की के पिता का स्थान बहुत नीचा माना जाता है और लड़के वाले बड़े ही अहंकार में रहते हैं और वो लड़की वालों को अपने सामने बहुत ही तुच्छ समझते हैं। इस तरह की स्थिति का भी परिचय या वर्णन एकांकीकार ने एकांकी में किया है। शंकर अपने पिता गोपाल प्रसाद के साथ उमा नाम की लड़की को देखने आता है जो बीए तक पढ़ी हुई है, लेकिन उसके पिता राम स्वरूप शंकर के पिता गोपाल प्रसाद को उसको केवल यही बताते हैं कि उमा मैट्रिक तक पढ़ी लिखी है, अर्थात ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि गोपाल प्रसाद अपने लिए बहुत अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते। वो सुंदर लड़की चाहते हैं, गृह कार्य में दक्ष चाहते हैं, गायन आदि में निपुण कन्या चाहते हैं, लेकिन वह बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते। तो इसीलिए अपना बेटी का विवाह करना है, इसीलिए राम स्वरूप अपनी बेटी की जो शिक्षा दीक्षा है उसको छिपा जाते हैं और उनको नहीं बताते कि वह बीए तक पढ़ी हुई है, और मैट्रिक बता करके लड़के वालों को अपने यहाँ बुला लेते हैं। एकांकीकार ने समाज में व्याप्त खोखलेपन को भी उजागर किया है। यहाँ ये दर्शाने की चेष्टा की गई कि जब लड़की विवाह योग्य हो जाती है तो उसके माता पिता कितने चिंतित रहते हैं और किस तरह से वे लड़के वालों की हर भली बुरी बातें सहन करने के लिए विवश रहते हैं। इस एकांकी में भी राम स्वरूप को इसी तरह का एक व्यक्ति दिखाया गया है कि वह अपनी पुत्री की विवाह के लिए किस प्रकार से चिंतित है और लड़के वालों की हर भली बुरी बातों को भी वो नजरअंदाज कर जाता है, या कहा जाए तो उसको स्वीकार करता है और जानबूझकर अपने आप को उनके सामने है दिखाने की चेष्टा करता है, जबकि वस्तुतः वो मन से उनका सम्मान नहीं करता। जब वह अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है
तो लड़के वालों के प्रति उसकी जो भाव है वो उसके शब्दों में प्रकट हो ही जाते हैं। एक स्थान पर रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें बताया तो था, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है और मेरी मजबूरी है कि इस तरह के लोगों से मैं रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, वरना लड़कों और उनके बापों की तो ऐसी कोरी कोरी सुनाता। कहने का अभिप्राय वो मन से उनका मान सम्मान नहीं करता, बल्कि एक सामाजिक दबाव के कारण, सामाजिक मजबूरी के कारण वह लड़के वालों की नापसंद करते हुए भी उनकी बातों को पसंद करने का ढोंग करता है। इस प्रकार से यहाँ ये भी दिखाने की चेष्टा की गई है कि केवल लड़के वाले ही नहीं, लड़की वाले भी दोहरा व्यवहार अपनाते हैं अपनी लड़की का विवाह करने के लिए। और यहाँ पर इस तरह का दोहरा व्यवहार रामस्वरूप के द्वारा एकांकीकार ने दिखाया है। जब गोपाल प्रसाद अपने पुत्र शंकर के साथ उमा के घर पहुंच जाते हैं तो वो उमा की इस तरह से पड़ताल करते हैं कि मानो कोई वस्तु, कोई खरीद फरोख्त की कोई वस्तु हो। जैसे कोई ग्राहक दुकान पर जाता है, टेबल कुर्सी मेज आदि लेता है या पशुओं को खरीदता है तो उसकी हर तरह से पड़ताल करता है। उसी प्रकार से जब उमा गोपाल प्रसाद और शंकर के सामने आती है तो उसका गोपाल प्रसाद उससे तरह तरह के प्रश्न करता है, उससे गाना गवाता है। जब गाना गा करके वो जाने लगती है तो रोकने का प्रयत्न करता है और उससे बात करना चाहता है, लेकिन उमा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, वो चुप रहती है। उमा के पिता भी उससे कहते हैं कि जवाब देने के लिए उसे प्रेरित करते हैं, फिर भी वह चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती। लेकिन जब ज़्यादा उस पर दबाव डाला जाता है तो उसको भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो शंकर को जानती है और शंकर की कमजोरियों से भी वो भली भांति परिचित है। इसीलिए वो क्रोधित हो जाती है और खड़े होकर कहने लगती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं इनसे जरा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं? और वो बड़े निर्भीक होकर के उनके सामने कहती, जब उनको पता चल, उनसे कहती लड़कियों के हॉस्टल में ये क्या करने गए थे, प्रश्न करती है शंकर के लिए। तो गोपाल प्रसाद एकदम तुनक जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसका मतलब है कि ये कॉलेज में पढ़ती है। वो प्रश्न कर देते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तो उमा बड़ी निर्भीकता के साथ उनके इस प्रश्न का उत्तर देती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है ही, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर वहां से भागे थे। इस प्रकार वह शंकर की कमजोरी, उसकी कायरता, उसकी चरित्रहीनता को सबके सामने उजागर कर देती है बड़ी निर्भीकता के साथ। और अपने पुत्र की इस कायराना हरकत के इस तरह उजागर हो जाने के कारण गोपाल प्रसाद बौखलाते हैं और कहते हैं, चलो बेटे यहाँ से उठ करके चलो, जल्दी चलो, यहाँ झूठ का भी बड़ा कुछ ठिकाना नहीं है, क्योंकि बीए पास लड़की को मैट्रिक बताया गया है शादी करने के लिए। तब उमा और आगे निर्भीकता से कहती है कि जी हाँ, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। इस प्रकार से उमा गोपाल प्रसाद और उसके पुत्र को एक तरह से कहा जाए बेइज्जत तो नहीं करती, लेकिन उनकी हकीकत उनके सामने खोलकर रख देती है। और उमा नामक पात्र के द्वारा एकांकीकार ने यह बताने का प्रयास किया है कि समाज में जिस तरह से लड़कियों के साथ व्यवहार होता है, उन्हें एक भोग की वस्तु बना करके दूसरों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उनकी शादी को ही बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। वह भी एक व्यक्तित्व है, उसका भी स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उसे भी समाज में पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने का हक है, और यह उसका गुण है, उसको छिपाया क्यों जाए। और
उमा बड़ी निर्भीकता के साथ अपनी योग्यताओं को दूसरे के सामने रखती है और दूसरे की कायरता को, उसके चरित्रहीनता को सबके सामने प्रकट कर देती है। एकांकीकार यह भी दर्शाने का प्रयत्न करता है कि उमा जैसी लड़कियों की ही इस समाज में आवश्यकता है, तभी समाज की मानसिकता को बदला जा सकता है। यदि इस तरह की साहसी लड़कियां आगे नहीं आएंगी, अपनी शिक्षा दीक्षा को अपनी कमजोरी या कायरता न समझ करके अपना बल समझेंगी, अपना साहस समझेंगी, अपने जीवन का आधार समझेंगी, तो निसंदेह समाज की सोच में भी बदलाव आएगा और स्त्रियों को भी उनके अधिकारों से इस तरह वंचित नहीं होना पड़ेगा।